हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित इससे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ टॉपिक जो करा रहा था, आज उस कड़ी में हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण योजना को देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो भी योजनाएं होती है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब उस योजना को पढ़ने का आपका क्या साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। जब एक बार इसे समझ लेंगे तो यह आपके लिए न सिर्फ मेंस के लिए उपयोगी होगा, बल्कि इंटरव्यू में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि किसी भी योजना को पढ़ने का ना एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं हम पढ़ लेते हैं कि यह ए है या वह है। जब किसी भी योजना को जब साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ेंगे, जैसे कि यह योजना क्या है, इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस योजना की फ़ायदे क्या हैं, इस योजना की कमियां या सीमाएं क्या हैं, इस योजना को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जब इतने डायमेंशन में बांट कर जब आप योजना को देखेंगे तो मेंस और साथ में इंटरव्यू दोनों के लिए आपको बहुत बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का प्रथम योजना। हम लोग इसे काफ़ी बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे, जो आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां पे आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए पहला योजना हम लोग देखते हैं बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब देखिए यह योजना क्या है। अब देखिए यह योजना उन युवाओं के लिए है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसके तहत सरकार 10 लाख रुपए तक की सहायता देती है, जिसमें 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण होता है। अब देखिए अनुदान क्यों गवर्नमेंट देती है, ताकि युवा जो है ना बिना किसी कर्ज के अपना व्यवसाय अर्थात बिजनेस शुरू कर सके। जबकि जो 5 लाख देखिए आपको चुकाना नहीं है, लेकिन 5 लाख जो आप फिर आप देंगे बैंक को, वह बिना ब्याज के देंगे आप, इसमें कोई आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इसलिए यह मतलब प्रयास कर रही है ताकि आप बिना किसी अतिरिक्त बोझ के युवा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और वो खुद सशक्त हों। जब वो खुद सशक्त होंगे तो राज्य भी सशक्त होगा। इसीलिए इस योजना को लाने का प्रयास किया गया है। मतलब इस योजना का क्या है आप अर्थ बखूबी समझ गए हैं। अब देखिए इस योजना की सेकेंड स्टेप में देखेंगे ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर यह योजना क्यों मतलब ज़रूरत पड़ी इस योजना के लाने के लिए। तब पहला पॉइंट देखिए, बिहार में बेरोजगारी अधिक है, जिससे युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती। अब देखिए ऐसे समझिए, एक तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोग मतलब कहने का मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। युवा के पास यदि स्किल है भी तो उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है कि वह मतलब एक अपना नया उद्यम शुरू कर सके। इसीलिए बिहार गवर्नमेंट ने इस योजना की लाने की ज़रूरत समझी। इससे क्या होगा कि वे स्वरोजगार कर सकेंगे, वह सेल्फ डिपेंड अर्थात आत्मनिर्भर बन सकेंगे, इसलिए ज़रूरत पड़ी। सेकेंड पॉइंट, कई युवा खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। कहने का मतलब है कि पैसे की अभाव में एक युवा अपनी स्किल को नहीं दिखा पाता। इसलिए सरकार की तरफ से यह प्रयास किया गया कि जो उद्यमी बनना चाहते हैं, चाहे इस फील्ड में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना लाया जाए, जिससे वह आर्थिक रूप से सशक्त होकर राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दे सके। अब नेक्स्ट पॉइंट, इससे नए उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब कैसे, जैसे कि होगा, अब देखिए जब युवा को बिजनेस शुरू करने के लिए मदद मिलेगा तो वह छोटा उद्योग या कोई नया स्टार्टअप लगाएगा, और इससे क्या होगा, इससे राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, और जब राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, आर्थिक रूप से विकास होगा। इन तमाम बिंदुओं के लिए इस योजना की ज़रूरत पड़ी। अब हम लोग देखेंगे इस योजना का फ़ायदा क्या है। अब देखिए क्या क्या फ़ायदा है। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या देखेंगे, युवाओं को आर्थिक सहायता मिलती है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब देखिए जब ऐसा मतलब होगा तो जब लोग आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, और जब खुद कोई सशक्त होके अपनी उद्यम या अपनी बिजनेस लगाएगा तो वह सेल्फ डिपेंड होंगे। अब वह
खुद ही सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर नहीं होंगे, बल्कि वह दूसरे को भी रोजगार देने का काम करेंगे। इससे राज्य में कहीं ना कहीं मतलब बेरोजगारी घटेगी और रोजगार का संख्या बढ़ेगा, और वह खुद व्यक्ति ही सशक्त नहीं होगा, बल्कि अपने आस पास जिसको रोजगार देगा उनको भी सशक्तिकरण करने में अपना योगदान देगा, और इसका फायदा कहीं ना कहीं राज्य को देखने को मिलेगा। अब इससे सेकेंड पॉइंट क्या करें, इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, जब लोगों को पैसे मिलेंगे उद्योग करने के लिए, तो राज्य में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे या बड़े स्तर पे उद्योग स्थापित होंगे। उन उद्योग से जो मतलब पलायन की समस्या जो है, मतलब बिहार से बहुत ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, वह पलायन कहीं ना कहीं कम होगा और उनको अपने आस पास ही रोजगार मिलेगा। तो वह अपनी योगदान मतलब जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो उसका योगदान कहीं ना कहीं राज्य को सशक्तिकरण में लगाएंगे, अर्थात मतलब राज्य भी सशक्त होगा। इसलिए इसका फायदा यह है। अब तीसरा फायदा क्या होगा कि रोजगार के नए अवसर बनते हैं। अब देखिए रोजगार के अवसर क्यों नया बनेगा, जब व्यक्ति मतलब बिजनेस करेगा, चाहे कोई भी स्टार्टअप शुरू किया या उद्योग शुरू किया, तो वह अकेला तो करेगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो रोज़गार ऑटोमेटिक नया मतलब सृजन होगा, और नया जब रोज़गार सृजन होगा तो लोगों के बीच में ना बेरोजगारी की संख्या कम होगी। मतलब इस योजना के यह फ़ायदा है। वैसे तो फ़ायदे बहुत होते हैं, लेकिन हमें लिमिट शब्दों में बहुत ही संक्षेप में बताना है, क्योंकि आपको आंसर में ज़्यादा देना नहीं होता है, बस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हमें देना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या बताएंगे, इस योजना की कमियां या सीमाएं क्या है, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला, इस योजना की कमियां या सीमाएं जो हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। अब देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया कैसे मुश्किल है, देखिए आवेदन करने के लिए ना कई प्रकार के दस्तावेज की जरूरत होती है, यह लाइए वह लाइए, साधारण मतलब जो बेचारे कम पर मतलब कि जिनको जानकारी है ना वो समझ नहीं पाते हैं। अब देखिएगा ऑनलाइन आवेदन में भी तकनीकी समस्याएं आती है। अब देखिएगा सही रूप से ना कुछ लोगों को मतलब समझ में भी नहीं आता, ये इसकी मतलब दिक्कत है। अब देखिए सभी ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी भी नहीं पहुंच पाती, दूसरी इसकी सीमाएं हैं। अब देखिए सही जानकारी न होने के मतलब एवज में लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और जब लोग नहीं समझते हैं तो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं, यह इसकी सीमा है। अब फिर आप बताएंगे कि इस योजना को कैसे बेहतर बनाया जाए, अर्थात कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, मतलब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। यह सवाल आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि हाँ ठीक है इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जाए, आप अपना मतलब सुझाव दीजिए। चाहे मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लिखेंगे, तो जब आप समझे रहेंगे, पहले से पढ़े रहेंगे, तब आपको अच्छे से याद रहेगा, तो जवाब भी आप सही देंगे। तो देखिए पहला आप सुझाव क्या देंगे कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज किया जाए, मतलब जितने दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और जितना टेक्निकल मतलब प्रॉब्लम आती है उसको कम से कम करके मतलब इसकी समस्या को सोल्यूशन किया जाए। सेकेंड आप बताएंगे युवाओं को बिजनेस शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाए। अब देखिए युवाओं को बिजनेस शुरू करने की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कैंप लगा के या कैसे भी, ताकि वे सही तरीके से अपने व्यवसाय को चला पाएँ। और थर्ड बताएंगे योजना का प्रचार गांव-गांव तक किया जाए। अब देखिए गांव-गांव तक इस जानकारी को जब पहुंचाएंगे तो लोगों के अंदर जागरूकता आएगा, और जब लोगों के अंदर जागरूकता आएगा तो इसका वो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, और जब फ़ायदा उठाएंगे तो इंडस्ट्री स्टार्टअप उद्योग छोटे छोटे लगाएंगे, तो छोटे छोटे से ही बड़ा चीज़ें बनती है। तो इस प्रकार से वो खुद सशक्त होकर राज्य को भी सशक्त होने में अपना अहम योगदान देंगे। अब हम लोग सेकेंड योजना को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सेकेंड योजना क्या है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। दोस्तों यह भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसा ही है, लेकिन यह अंतर यह है कि सिर्फ स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी अर्थात आधी आबादी महिलाओं की है। तो एक राज्य को डेवलप करने के लिए, चाहे एक देश को डेवलप करने के लिए, चाहे पूरी सृष्टि को डेवलप करने के लिए महिला का सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बिहार सरकार ने महिलाओं को मतलब सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लाई। अब देखिए यह योजना क्या है, इसको चलिए देखते हैं। यह योजना महिलाओं के लिए बनाई गई है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इसमें भी 10 लाख तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि अनुदान देना नहीं होता है, और जो 5 लाख देना है उसमें भी आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे ही चुका देना है। अब देखिए
इस समझ गए कि ये योजना क्या है। अब इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बिंदु से हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हुनरमंद, मतलब उनके अंदर स्किल है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं जिससे वे बिजनेस कर पाते। अब देखिए, बिहार में ही नहीं, आप देश को छोड़ दीजिए, अपने राज्य में, अपने आसपास ही देख लीजिए कि बहुत सारे महिलाओं के पास ना बहुत अच्छे अच्छे स्किल होते हैं, लेकिन वो आर्थिक तंगी के कारण स्वयं खुद का बिजनेस नहीं कर पाती। इसलिए इस योजना की जरूरत पड़ी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था ताकि वे आत्मनिर्भर रूप से मजबूत हो सकें। अब देखिए, महिलाएं यदि आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगी तो अपने परिवार को भी मदद कर सकती है, अपने परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन को सही कर सकती हैं। जब ऐसा होगा तो महिलाओं, समाज में महिलाओं का एक तरह से सम्मान बढ़ेगा, और जब महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा तो वह समाज काफ़ी खुशहाल होगा। कहते हैं कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में अगर महिला सशक्त है तो वह सोसाइटी एक बहुत ही बेहतर सोसाइटी मानी जाती है। जहाँ पे महिलाओं का अत्याचार या महिलाओं पे शोषण या महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर होगी, उस समाज को किसी भी दृष्टिकोण से आप अच्छा नहीं समझ सकते। अर्थात महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए इस योजना की ज़रूरत पड़ी। फिर नेक्स्ट बताएंगे, इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। देखिए, कैसे नए रास्ते खुलेंगे, सबसे बड़ी बात है कि वह अपने तो रोजगार करेंगे ही, दूसरे महिलाओं को भी रोजगार देना वो मतलब शुरू करेंगे। जब उनका उद्योग या छोटा कुटीर उद्योग या कोई किसी भी चीज़ में जब वो अपना पैसा लगाएंगे, जब वह डेवलप करेगा, तो अकेले तो करेंगे नहीं, उसमें बहुत सारे महिलाएं या पुरुष हो किसी को भी रोजगार देंगे, तो रोजगार का नए नए अवसर खुलेगा। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखिए, इस योजना का फ़ायदा क्या होगा, इस संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इस बिंदु से। अब देखिए, पहला जो फायदा होगा, महिलाएं अपने पैरों पर मतलब खड़ी हो सकती है। देखिए, जब महिलाएं अपना उद्यम शुरू करेगी, महिलाएं जब आर्थिक रूप से सशक्त होगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो उसके अंदर एक स्वतंत्रता का मतलब क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का मतलब एक फीलिंग होगा। और जब एक महिला स्वतंत्र होकर एक खुद का अपना मतलब वो सशक्तिकरण होकर अपनी विचार देती है, तो वह सिर्फ मतलब अपने ही फायदा नहीं करती है, बल्कि परिवार और समाज को भी आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक अपना अहम योगदान देती है। नेक्स्ट पॉइंट, वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है और दूसरे को भी रोजगार दे सकती है। इसका दूसरा फायदा यह है, अब देखिए, नया जब रोजगार बढ़ेगा, मतलब वो जब लगाएगी इंडस्ट्री, तो रोजगार के अवसर बढ़ेगा, महिलाएं दूसरे महिलाओं को भी रोजगार देगी। अब इससे क्या होगा कि बाजार में नए नए उत्पाद आएंगे, और जब नया उत्पाद आएंगे तो कहने का मतलब एक प्रकार से राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, और राज्य भी एक प्रकार से आर्थिक सशक्तिकरण होगा, और महिलाएं तो सशक्त होगी ही। अब नेक्स्ट पॉइंट, इससे समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अब देखिए, जब इतने सारे चीज़ें महिलाएं करेगी, मतलब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, खुद का मतलब उद्योग स्थापित कर देगी, आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक है कि वह सभी तरीके से मतलब मजबूत हो जाएगी। और एक व्यक्ति, चाहे एक महिला, जब आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो जाएगी। कहते हैं ना कि व्यक्ति को यदि एक अधिकार मिल जाए और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाए, तो बाकी अधिकारें अपने आप वो ले लेती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को आप आर्थिक रूप से सशक्त कर दीजिए, बाकी वह सामाजिक और राजनीतिक अधिकार खुद ले लेगी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम किस मतलब पॉइंट से इसे देखेंगे, इस योजना की कमियां या सीमाएं क्या है, इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को। देखिए, गांवों में इस योजना की जानकारी बहुत कम लोगों को है। अब देखिए, शहरों की तुलना में गांव में क्या होता है, जागरूकता कम होता है, खास करके महिलाओं को तो वैसे भी जागरूकता कम होती है, कारण कि उनको घर से ज़्यादा कम निकलती हैं पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि समाज में थोड़ा सा बंदिशें भी होती है गांव में, तो इसलिए उनको जानकारी कम होता है, यह इसकी एक सीमा है। सेकंड क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। ये देखिए, सारी योजनाओं में आप इस कमियों को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दस्तावेज, टेक्निकल समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आवेदन की प्रक्रिया थोड़ा इसकी जटिल है, यह इसकी सीमा हो गया। अब इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पॉइंट से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, महिलाओं के लिए बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। अब देखिए, कैसे मतलब क्या किया जाए, तो महिलाओं के लिए एक प्रकार से ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए, सरकारी स्तर पे उनको ना बिजनेस गाइडलाइंस दिया जाए, महिलाओं को उनको उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जाए, जिससे वह समझकर चीज़ों को अपने को मतलब खुद रूप से सशक्त करने में ज़्यादा सक्षम हो जाएं।
नेक्स्ट पॉइंट और क्या किया जाना चाहिए, गाँव में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए विभिन्न तरीके से मतलब अगर गाँव में इसका प्रचार प्रसार होगा, महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक इस योजना का उन लोगों को भी लाभ मिलेगा और वह अपने को सशक्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो पाएंगी। तीसरे क्या करेंगे कि और ज़्यादा मतलब इस योजना बेहतर होगा, तो महिलाओं के बिजनेस के लिए सरकारी मदद और मेंटरशिप दी जाए। अब देखिए अनुभवी उद्यमियों और सरकारी संस्थानों के माध्यम से क्या किया जाए कि महिलाओं को एक प्रकार से बिजनेस के करने के तरीके को मतलब गाइड दी जाए, मतलब उनको सलाह दी जाए। इसके लिए हर जिला में महिलाओं के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम बनाया जा सकता है या शुरू किया जा सकता है। आप देखिए उन्हें सफल जो महिला है उनके साथ उनको जोड़कर या उनसे उनको सीख देने का उनको मौका देना चाहिए, तब यह योजना और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ये अब सेकेंड योजना हो गया। अब थर्ड योजना को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बिहार स्टार्टअप योजना। अब देखिए इसको भी हम लोग कैसे देखेंगे, बस पढ़ने का योजना हमारा ना वही तरीका होना चाहिए, यह सबसे बेस्ट साइंटिफिक अप्रोच है पढ़ने का किसी भी योजना को। अब देखिए बिहार स्टार्टअप योजना, अब इस क्या है स्टार्टअप क्या है पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टार्टअप एक नया बिजनेस आइडिया, एक नया बिजनेस आइडिया होता है या नया उद्यम होता है जिसमें ना कुछ नया करने के लिए शुरू किया जाता है। समझ गए आप स्टार्टअप। अब यहीं पे आप समझ लीजिए नवाचार वाला भी कहाँ गया, इसमें आगे मिलेगा। अच्छा चलिए हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए यह आप समझ गए, अब यह योजना क्या है इस संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, आखिर योजना है क्या। यह उन युवाओं के लिए है जिनके पास कोई नया और अनोखा बिजनेस आइडिया है। सरकार उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। अब देखिए वित्तीय और तकनीकी सहायता जब गवर्नमेंट क्यों देती है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ के युवाओं को सशक्त करके मतलब आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, और जब मजबूत होंगे तभी राज्य भी मतलब सशक्त होगा, इसलिए यह योजना लाई गई। अब सेकेंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बिंदु से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यह योजना इसलिए ज़रूरत पड़ी कि बिहार में नवाचार अर्थात इनोवेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी। अब क्यों बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, पहले आप इनोवेशन का मतलब समझ लीजिए नवाचार का। देखिए नवाचार का मतलब जिसको इंग्लिश में इनोवेशन बोलते हैं, मतलब कुछ नया और बेहतर करना, अर्थात किसी उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया में यह बदलाव हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना, आप सिंपल में इसे यह समझ लीजिए। अब देखिए क्यों मतलब बढ़ावा देने की ज़रूरत है बिहार में नवाचार, कारण है कि बिहार में ना क्या बोलते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है तो जब इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो कहीं न कहीं रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। और जब ऐसी मतलब इनोवेशन के माध्यम से नया-नया तकनीक आएगी बिहार में, और जब नया-नया तकनीक आएगी तो क्या होगा, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वह आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त होगी, और इससे क्या होगा कि युवा जो हैं नए-नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, उत्प्रेरित होंगे, और जब ऐसा करेंगे तो खुद वे आत्मनिर्भर होकर राज्य की सशक्तिकरण में अपना अहम योगदान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी और सही मार्गदर्शन देना चाहिए, मतलब मार्गदर्शन चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए जब नया-नया स्टार्टअप बनेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब देखिए इन कंपनियों को चलाने के लिए मान लीजिए कि कोई भी शुरू करेगा तो बहुत सारे कर्मचारी चाहिए, उसके लिए कुछ टेक्निकल अर्थात तकनीशियन चाहिए, उसके लिए और भी तरह-तरह के लोग चाहिए। तो एक प्रकार से क्या होगा, इससे स्थानीय लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, और जब स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, इससे आर्थिक विकास में अहम मतलब योगदान मिलेगा। नेक्स्ट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे नए रोजगार के अवसर बनेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। कहने का अर्थ है कि जब नया उद्यम लगेगा, नया इनोवेशन होगा तो ऑटोमेटिक रोजगार का अवसर बढ़ेगा, और जब रोजगार का अवसर बढ़ेगा तो लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, और जब लोग सशक्त होंगे तो राज्य भी सशक्त होगी। नेक्स्ट इस योजना का फ़ायदा क्या है, आप देखिए इस योजना का फ़ायदा क्या है, इस बिंदु से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। अब देखिए कहने का यहाँ भी उसी अंदाज में जो पहले हम लोग देखे हैं कि 10 लाख रुपए का तक का जो मतलब सहायता मिलेगा उसमें 5 लाख अनुदान है, जबकि 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। अब देखिए सेकंड बिजनेस के लिए कानूनी और तकनीकी मदद मिल सकती है, इस योजना का फायदा होगा। देखिए पहला फायदा है कि उनको पैसा मिल जाएगा, तो मतलब आराम से अपना वो उद्यम या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। सेकंड
मतलब इस योजना का फायदा हो कानूनी और तकनीकी मदद मिलेगी। अब कैसे कानूनी और तकनीकी मिलेगी? अब देखिए सरकार स्टार्टअप्स को बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स और कानूनी प्रक्रिया देने में क्या करती है? मदद करती है। और तकनीकी मदद के लिए क्या करती है? जो स्टार्टअप के विशेषज्ञों हैं, चाहे सरकारी एजेंसियां हैं, उनसे जोड़ने का काम करती है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा युवाओं को देने का मतलब प्रयास करती है। अब देखिए स्टार्टअप को सही दिशा में बढ़ने का मौका मिलता है। अब देखिए इतने सारे कानूनी और तकनीकी और आर्थिक सहायता जब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिलाया जाएगा तो स्टार्टअप्स है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो इसका विस्तार भी होगा, और विस्तार होगा तो आर्थिक सशक्तिकरण में इसका अहम योगदान होगा। अब देखिए इस योजना की कमियां क्या है या सीमाएं क्या है? अब देखिए क्या है, आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। ये सारी योजनाओं में आप कमियां बता सकते हैं। अब देखिए स्टार्टअप्स की मार्केटिंग और बिजनेस रणनीति की सही जानकारी नहीं होना। देखिए भले ही युवा मतलब को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मतलब आगे आए, लेकिन उनको सही मार्केटिंग और सही बिजनेस रणनीति का बहुत सारे लोगों को अभाव होता है। यह इसकी एक कमी है, अर्थात सीमा है। अब देखिए अब नेक्स्ट बिंदु से कि योजना को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस संदर्भ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब चलिए देखते हैं। युवाओं को बिजनेस प्लान बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। अब देखिए कैसे मतलब ट्रेनिंग दिया जाए? देखिए सरकार को बिजनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप या सेमिनार आयोजित करना चाहिए जिससे इनको ट्रेनिंग प्राप्त हो। आप इसके लिए ऑनलाइन कोर्स या सरकारी संस्थानों से भी उनको बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवा सकते हैं। मतलब इस तरीके से अगर करेंगे तो ये और भी जैसे कि योजना बेहतर हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, स्टार्टअप्स को सरकारी टेंडर और निवेशकों से जोड़ा जाए। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि सरकारी टेंडर से जब स्टार्टअप को बड़ा ऑर्डर मिलेगा, जोड़ेंगे तो उसको बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनका ग्रो करेगा। और जब ग्रो करेगा तो क्या होगा? उनको फायदा होगा। और जब निवेशक नए नए जब जुड़ेंगे तो स्टार्टअप को क्या होगा? अधिक पूंजी मिलेगा, अधिक संसाधन मिलेंगे। तो इससे यह क्या होगा? उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत बढ़ेगा। और जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग आर्थिक रूप से सशक्त होकर खुशहाल होंगे और राज्य की आर्थिक सशक्तिकरण में अपना अहम योगदान देंगे। और तीसरा कैसे बेहतर क्या? आवेदन प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाए। कहने का मतलब है कि जो तकनीकी समस्याएं आती है या बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है उसको कम से कम कर कर तकनीकी समस्या को मतलब दूर किया जाए जिससे यह आसानी हो जाए, मतलब और भी ज़्यादा यह योजना बेहतर हो जाए। हम लोगों ने इस योजना को भी सारे एंगल डायमेंशन से हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग मतलब देखेंगे चौथा योजना, राज्य फसल सहायता योजना। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये क्या है? सबसे पहले ये है क्या? अब देखिए यह योजना क्या है, इस संदर्भ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह किसानों के लिए बनाई गई है ताकि यदि उनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि से खराब हो जाए तो उन्हें सरकार से सीधी मदद मिल सके। अब देखिए यह एक ना गवर्नमेंट की योजना है। क्यों? क्योंकि किसानों को ना समय समय पर किसी कारणवश फसल खराब हो गया तो उनको आर्थिक मदद दिया जा सके जिससे वह मतलब कुछ ऐसा कदम ना उठाए। जैसे देखिएगा न्यूज़पेपर में कभी कभी आते रहता है कि किसान किसी कारणवश आत्महत्या कर लिया या उनको बहुत सारी समस्या हो गया। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए बिहार सरकार उनको एक प्रकार से मतलब ना मदद दे सके, इसलिए यह योजना को मतलब लाने का प्रयास किया गया। आप समझ गए कि यह योजना क्या है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, बिहार में कई बार बाढ़ और सूखा आता है जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है। अब देखिए अगर सूखा, बाढ़ या किसी कारण से यदि फसल नुकसान में नष्ट हो जाएगा तो सरकार क्या करती है? आर्थिक सहायता देती है, आर्थिक सहायता देने का प्लान बनाती है। इसीलिए सरकार को यह योजना की जरूरत पड़ी। और तब इससे क्या होगा? किसानों को क्या होगा? नुकसान कम होगा और वह दोबारा मतलब उसी उत्साह के साथ अपनी जो खेती है या कृषि है मतलब सही ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को समय पर सहायता न मिले तो वे कर्ज में डूब जाते हैं। अब देखिए यदि किसान को समय पे उनको खेती करने के लिए पैसे नहीं मिले, बहुत सारे बीज खरीदने के लिए या मतलब उनको बहुत सारे मतलब खेती के प्रक्रिया में कुछ और भी मदद जैसे कि यांत्रिक उपकरण की जरूरत पड़ती है, उसको खरीदने के लिए यदि उनको समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो दूसरे से पैसा लेंगे। और जब साहूकारों से पैसा लेंगे तो कर्ज के चक्र में फंस जाएंगे। तो जब कर्ज के चक्र में फंस जाएंगे तो फिर वे जब खुद ही सशक्त नहीं होंगे तो अपने परिवार, फैमिली, समाज को कैसे सशक्त करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक तरह से राज्य की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। इसीलिए किसानों को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको कर्ज से बचाने के लिए राज्य फसल सहायता योजना की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट
बीमा योजना महंगी होती है, इसलिए सरकार ने सीधी सहायता देने का फैसला किया। अब देखिए बीमा योजनाओं में किसानों को प्रीमियम भरना पड़ता है, जो क्या होता है, महँगा होता है, और इस योजना में सरकार क्या करती है, बिना प्रीमियम के सरकारों को किसानों को मदद करती है, इसलिए यह ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इस योजना की क्यों ज़रूरत पड़ी आप समझ गए। अब इस योजना के फ़ायदे क्या हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं? चलिए इस दृष्टिकोण से देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इस योजना का पहला फ़ायदा क्या है, किसानों के फसल को नुकसान पर सीधी आर्थिक मदद मतलब मिल जाती है। अब देखिए, जैसे ही किसी कारणवश से, क्लाइमेट चेंज से या बाढ़ से या किसी भी तरीके से यदि उनका फसल नुकसान होगा, तो स गवर्नमेंट उसको तुरंत उसको मतलब मदद करेगी। जब मदद करेगी तो किसानों को इसका नुकसान ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा और एक प्रकार से वह फिर से मतलब अपनी चीज़ों के प्रति सजग और एक्टिव रहेंगे। इसलिए यह मतलब एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ायदा है किसानों को। अब देखिए नेक्स्ट फ़ायदा क्या होगा कि इससे किसान कर्ज़ से बच सकते हैं और खेती जारी रख सकते हैं। देखिए किसानों को अगर एक बार फसल नुकसान हो गया और उनको यदि हेल्प नहीं मिलेगा तो दोबारा कैसे खेती करेंगे? वो तो पहले ही कर्ज़ में डूबे हैं, तो फिर वे खेती कैसे करेंगे? जब खेती नहीं करेंगे तो उनके पास क्या होगा? मूलभूत ज़रूरतें भी वो पूरी नहीं कर सकती हैं। भूख से कहते हैं ना कि भूख से इंसान मरने लगता है, वही स्थिति किसानों को हो जाएगी। तो इन स्थितियों से बचाने के लिए और दोबारा उनको खेती जारी करने के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से उनको मदद करने का मतलब कार्य करती है। यह इसका बहुत ही बेनिफिट है। अब देखिए नेक्स्ट, कृषि को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है इस योजना से। अब कैसे मदद मिलती है? अब देखिए किसानों को यदि फसल बर्बाद हो जाएगा तो जब उनको समय पर आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो वो दोबारा खेती कर सकेंगे। अब इससे क्या होगा कि कृषि को नुकसान से बचाने में किसानों को क्या होगा, किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनको एक प्रकार से आर्थिक रूप से मतलब मदद मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं एक प्रकार से वो अपने को एक सुरक्षित महसूस करेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे तो नेक्स्ट दोबारा मतलब दोबारा से अपनी खेती क्रियापत्ति को जारी रखेंगे। यह इस योजना की फ़ायदा है। अब देखिए इस योजना की कमियाँ या सीमाएँ क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कई बार मुआवज़ा मिलने में देरी हो जाती है। अब देखिएगा कई बार सरकारी प्रोसेस में ना उनको पैसा जल्दी से नहीं मिलता, यह इसकी एक कमी है। अब देखिए नुकसान का सही आकलन नहीं होना पाना। देखिए यहाँ का जो मतलब व्यवस्था तंत्र है ना, हो सकता है मतलब बिना सही आकलन किए ही उनको जितना मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो यह भी एक इसकी मतलब यह कमी है इस योजना की। अब देखिए सभी किसानों तक इसकी जानकारी नहीं पहुँचती, यह भी इसकी एक सीमाएँ हैं कि जब भी कोई योजना आती है तो जो जितने भी मतलब किसान वर्ग हैं, जो छोटे हैं, सीमांत हैं, बड़े किसान तो इसका फ़ायदा मतलब ले लेते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है। लेकिन छोटे और सीमांत किसान होते हैं, उन तक जानकारी सही समय पे नहीं पहुँच पाती तो इसका वो फ़ायदा नहीं ले पाते। इसका यह एक कमी है। अब देखिए, अब फिर नेक्स्ट इस योजना को और बेहतर कैसे बनाया जाए? अब इसमें आपका सुझाव या क्या बताएँगे? तो देखिए क्या बताएँगे आप? पहला, डिजिटल तकनीक से नुकसान का तुरंत आकलन किया जाए। ऐसे ही कागज़ पर नहीं लिख दिया जाए कि हाँ, इतना नुकसान हुआ, बल्कि उसको यथास्थिति मतलब देखा जाए कैसे? ड्रोन और सैटेलाइट की मदद लेकर फसल का तुरंत आकलन किया जा सकता है। आप इसके लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम से किसानों को जल्दी मुआवज़ा दिला सकते हैं। मतलब इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। अब देखिए सेकंड, किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए सहायता मिले। अब देखिए इससे क्या होगा, ऑनलाइन पोर्टल क्या आप समझ लीजिए। ऑनलाइन पोर्टल एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ किसान अपने नुकसान जो होगा उसका रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और कोई भी ऐसा सरकारी योजना होगा उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल से। तो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया जाए, जिससे उनको फ़ायदा हो और इस योजना का मतलब प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें। मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक चर्चा के माध्यम से योजना को मतलब प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि छोटे से छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें। जब ऐसे करेंगे तो यह योजना और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने इस योजना को भी देखा, अब नेक्स्ट हम लोग योजना को देखने का प्रयास करते हैं, जल जीवन हरियाली योजना। अब देखिए यह योजना क्या है? आप समझिए। अब देखिए जल जीवन हरियाली योजना क्या है? अब देखिए यह बिहार सरकार की एक बड़ी योजना है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण में सुधार करना है। अब देखिए बिहार गवर्नमेंट पर्यावरण को संरक्षित करना चाहती है और इसका उद्देश्य क्या है कि जल संसाधनों को बचाना, भू-जल स्तर को बढ़ाना, वृक्षारोपण करना। इससे क्या होगा? इससे प्रदूषण की समस्या कम होगी, हरियाली बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो क्लाइमेट चेंज की जो बात आती है उसमें कहीं न कहीं संतुलन होगा और पर्यावरण संतुलन
सुधरने का सुधरने क्या बोलते हैं, पर्यावरण जो संतुलन स्थापित होगा। मतलब यह योजना क्या है आप समझ गए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस संदर्भ में हम लोग अब देखेंगे। देखिए, बिहार में जल संकट बढ़ रहा था जिससे पीने की पानी की समस्या हो रही है। पहला इस योजना को लाने के पीछे ज़रूरत। अब देखिए, अब इस योजना में आप देखेंगे, इस योजना लाने के पीछे कि बिहार में आप देखेंगे एक कुआँ, चाहे तालाब या जो भी आप गाँव में यदि होंगे देखेंगे, कि पहले के जो कुआँ है वो सूख गया है, तालाब सूख जा रहे हैं। तो इसका क्या हो रहा है, इसका खेती पे असर पड़ रहा है। और खेती पे असर कैसे पड़ रहा है, जबकि खेती को सिंचाई सही समय पे नहीं हुई तो क्या होगा, फसल उत्पादन घट जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मनुष्य को पीने के लिए पानी की भी समस्या हो जा रही है। पशुओं को तो छोड़ दीजिए, आज देखिएगा कि पहले जगह जगह छोटे छोटे तालाब या पानी बड़े संख्या में होती थी, लेकिन आज सभी जगह सूखा आपको मिलेगा। आप इंसान को छोड़ दीजिए, जो पशु पक्षी है ना, उनको भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। गर्मियों में देखिए पानी का काफ़ी अभाव हो जाता है, जबकि होना चाहिए कि हर व्यक्ति को पानी की व्यवस्था अपने स्तर से करना चाहिए, उन पशु पक्षियों के लिए भी, जिससे उनका भी फायदा हो। चलिए हम लोग योजना पे आते हैं। नेक्स्ट, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण बिगड़ रहा था, इसलिए ये योजना लाने की जरूरत पड़ी। अब देखिए, पेड़ ज़्यादा जब काटेंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। इसलिए इस योजना को लाने की जरूरत पड़ी। अब देखिए, जल स्तर लगातार गिर रहा था जिससे किसानों को परेशानी हो रही थी। अब देखिए, जल का स्तर आप देखेंगे, पहले जो जल कम एथी पर भी मिल जाता था, जिससे 70, 80, 90 फीट पे ही, आज 200 फीट नीचे जाकर जो मोटर गड़ता है तब जाके पानी निकलता है। तो इससे किसानों के प्रकार से परेशानी होती है। तो अब इस योजना को लाने से क्या होगा, क्यों, इससे क्या होगा, तालाब, झील, नदियों का एक प्रकार से पुनर्जीवन, उनको पुनर्जीवन प्रदान किया जाएगा। आप सौर ऊर्जा या रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होती है, वर्षा जल संचयन किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जल अगर बड़े पैमाने पर रहेगा तो किसानों को परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस योजना को लाने की जरूरत पड़ी। अब देखिए नेक्स्ट, इस योजना को फायदा क्या होगा। अब इस योजना के फायदे क्या हैं, इस बिंदु से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला फायदा होगा कि जल संरक्षण के लिए तालाब, कुएं और चेक डैम बनाए जाते हैं। अब देखिए, इस योजना जब लाया जाएगा या लाया गया है तो इससे जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्तर से उपाय किया जा रहा है। तालाब का निर्माण किया जा रहा है, झील को पुनर्जीवित किया जा रहा है, नदियों में जो गाद भर गया है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो जल संरक्षण का तकनीक है उसको काफ़ी हद तक बढ़ावा मिल रहा है, अर्थात बढ़ावा मिलेगा। यह इसका एक बड़े पैमाने पर फायदा है। देखिए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है जिससे पर्यावरण हरा भरा होता है। अब देखिए, इस योजना का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है कि पेड़ अधिक लगेगा तो क्या होगा, पेड़ अधिक लगने से क्या होगा, बारिश भी आने में जैसे कि मदद मिलेगा। अगर पेड़ ही सारा काट देंगे तो बारिश भी नहीं सही समय पे आती है। और इससे क्या होगा, पेड़ जब वृक्षारोपण करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, और जब वायु प्रदूषण कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो जो आज ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है बड़े बड़े शहरों में, तो ऑक्सीजन का मात्रा जब बढ़ेगा तो एक प्रकार से संतुलन स्थापित होगा, तो पर्यावरण एक प्रकार से संतुलित बनेगी। नेक्स्ट, जल स्तर बढ़ने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। अब देखिए, इससे जल जीवन जो ये जो योजना है, इसको जब सही तरीके से लागू हो जाएगा या इसको सही तरीके से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जल स्तर को बढ़ावा मिलेगा। और जब जल स्तर बढ़ेगा तो पेड़ पौधे की भी वृद्धि होगी, और जब इस पेड़ पौधे का वृद्धि होगी तो प्रदूषण कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कम होगा। आप ऐसे ही देख लीजिए कि जब अधिक पेड़ लगाएंगे तो भूमि में नमी बनी रहेगी, और पानी का जब नमी बनी रहेगी तो पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा ज़्यादा। पानी का वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, बारिश होने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। अब देखिए, इस योजना का क्या बोलते हैं, कमियां क्या है, इसको देखते हैं, सीमाएं। अब देखिए, सीमा है, कई जगहों पर योजना का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। देखिए, भले ही कागज पर यह योजना तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाएंगे तो सही तरीके से इसका क्रियान्वयन इसके प्रति लोग सजग नहीं है। जो योजना जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, वो सही तरीके से इसको नहीं निभा पाते हैं। यह इसकी एक कमी है। अब देखिए, सेकेंड, वृक्षारोपण के बाद उनकी देखभाल नहीं होती। अब देखिए, वृक्ष लगा देंगे और उसे पानी ही नहीं देंगे, उसके समय पर उसकी सेवा ही नहीं करेंगे, तो फिर इसका फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यह समस्याएं देखने को मिलती है। यह इस योजना की एक कमी है। अब देखिए, इस योजना को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस संदर्भ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, योजना को और कैसे बेहतर बनाया जाए, तो देखिए,
गांव-गांव में जल संरक्षण की व्यवस्था की जाए। अब देखिए कैसे? अब देखिए गाँव में जैसे छोटे-छोटे जो डैम हैं, तालाब जो बनाया गया है उसमें जल को संरक्षण किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। किसानों को खेती करने में ड्रिप इरिगेशन जैसी पद्धति को मतलब चलाने के लिए मतलब उनको मतलब बताया जाए कि आप मतलब ना जल का प्रयोग इस तकनीक से करें, जिससे जल का उपयोग भी बेहतर तरीके से हो जाए और आपको फ़ायदा भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्षारोपण के बाद उनकी देखभाल के लिए स्थानीय लोगों को ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब देखिए वृक्षारोपण अगर आप कर दिए बट उसे समय पे सही तरीके से पानी नहीं मिलेगा, सेवा नहीं मिलेगा, तो फिर वह वृक्ष का रूप नहीं ले पाएगा और जब वह वृक्षारोपण आप भले ही कर दिए लेकिन वो अपनी सही रूप में नहीं आ पाया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए जो वहाँ पे स्थानीय लोग रहते हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी जाए और उनसे मतलब समय-समय पे मतलब उसकी मतलब क्या बोलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट लिया जाए, तब यह मतलब जो परियोजना है काफ़ी बेहतर होगी। थर्ड, जनता को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। अब देखिए क्या स्कूलों और पंचायतों में जल संरक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया, रेडियो का उपयोग करके मतलब न्यूज़ के माध्यम से, संदेश के माध्यम से जल बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करनी चाहिए। अब इसके लिए एक और हो सकता है कि जल संरक्षक समिति गाँव में बना दी जाए, जिससे यह लोगों को जागरूक करने का काम करे। दोस्तों हमने सारी योजनाओं को स्टेप बाय स्टेप विभिन्न डायमेंशन में समझने का प्रयास किया। यदि आप योजना को इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका मेंस इंटरव्यू और कभी यदि पीटी भी देना पड़े या यूपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छा से कर लेंगे। दोस्तों बाकी जो कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे लाने का प्रयास करूंगा और फिर भारत सरकार की भी कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं को लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।